दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक दो मुख्य स्रोतों का उपयोग करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्रोत। इन दोनों स्रोतों से वैज्ञानिक यह समझने में सक्षम होते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, जैसे कि उसका कोर, मेंटल और क्रस्ट। इसका पहला सोर्स है डायरेक्ट सोर्सेज। प्रत्येक स्रोत वे हैं जिनसे वैज्ञानिक सीधे पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन कर सके हैं। हालांकि पृथ्वी के गहरे हिस्सों तक पहुंचना संभव नहीं है, फिर भी कुछ प्रत्यक्ष तरीकों से जानकारी प्राप्त की गई है, जैसे कि डीप ड्रिलिंग। वैज्ञानिक पृथ्वी की सतह पर गहरी खुदाई करके चट्टानों और अन्य सामग्री का अध्ययन करते हैं। हालांकि ये खुदाई आमतौर पर कुछ किलोमीटर तक ही हो सकती है, जैसे कि सबसे गहरी खुदाई लगभग 12 किलोमीटर तक की गई थी। ये खुदाई पृथ्वी की ऊपरी सतह मतलब कि क्रस्ट के बारे में जानकारी देती है, लेकिन मेंटल या कोर तक पहुंचना संभव नहीं है। दूसरा है वोल्केनिक मटेरियल्स। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से मैग्मा और लावा बाहर आते हैं। ये पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वैज्ञानिक इन पदार्थों का अध्ययन करके पता लगाते हैं कि मेंटल और गहरे हिस्सों में कौन कौन सी चट्टानें और खनिज पाए जाते हैं। तीसरा है सरफेस रॉक्स। जी हाँ, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों का अध्ययन करके यह अनुमान लगाया जाता है कि वे किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से बनी हैं और उनके अंदर के खनिजों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेज। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के गहरे हिस्सों तक पहुंच पाना संभव नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करते हैं ताकि पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट सोर्सेज में नंबर 1 पर आता है भूकंपीय तरंगे मतलब कि सेस्मिक वेव्स। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के विभिन्न परतों से गुजरती हैं। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की संरचना कैसी है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, पहली पी वेव और दूसरी एस वेव। पी वेव जो होती है ये ठोस, तरल और गैस के माध्यम से यात्रा कर सकती है और एस वेव ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकती है। जब इन तरंगों की गति में बदलाव आता है तो वैज्ञानिक यह समझ पाते हैं कि वे किस प्रकार की सामग्री से गुजर रही है और इससे उन्हें पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा आता है ग्रेविटेशनल डेटा। पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में गुरुत्वाकर्षण की ताकत में हल्का अंतर होता है। इस जानकारी से यह पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में किस प्रकार की सामग्री है। भारी और घनी सामग्री जैसे कि लोहा और निकल कोर में पाए जाते हैं, जबकि हल्की सामग्री ऊपरी सतह पर होती है। तीसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके आंतरिक कोर में बहने वाले तरल धातु से उत्पन्न होता है।
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक कोर के आकार और उसकी संरचना का अनुमान लगाते हैं। चौथा आता है कॉम्पैरेटिव प्लैनेटोलॉजी। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों और उनके आंतरिक संरचना का अध्ययन करके भी वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से कैसे हो सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा या मंगल ग्रह के अध्ययन से पृथ्वी के बारे में अप्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। पांचवा आता है, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि पृथ्वी के भीतर गर्मी का प्रभाव, हीट फ्लो, प्रेशर, टेम्परेचर जैसे भौतिक गुणों का अध्ययन करके पृथ्वी की संरचना का अनुमान लगाया जाता है। इन अध्ययनों से यह पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर का तापमान और दबाव किस प्रकार बदलता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आपके पास ऐसी ही और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आती रहे। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष स्रोतों से किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के गहरे हिस्सों तक पहुंचना संभव नहीं है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत है, जबकि ज्वालामुखी सामग्री और गहरी खुदाई से प्राप्त चट्टानें प्रत्यक्ष स्रोत मानी जाती हैं। इन सभी स्रोतों से वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसकी परतें, क्रस्ट, मेंटल कोर और उनके गुणों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्लेटों के अचानक खिसकने या किसी अन्य भूवैज्ञानिक गतिविधि के कारण उत्पन्न होती है। इसका प्रभाव न केवल भौतिक ढांचे पर पड़ता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति पर भी गंभीर असर डालता है। मैं आपको इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक बताने जा रही हूँ। पहला नंबर आता है फिज़िकल इफ़ेक्ट्स। इसके कुछ फिज़िकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पहले नंबर पर आता है डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स। भूकंप के झटके से इमारतें, पुल, सड़कें, रेल मार्ग और अन्य संरचनाएं बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। कमज़ोर इमारतें ढह सकती हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। ऊंची ऊंची इमारतें झटकों को झेल नहीं पाती और गिरने की संभावना अधिक होती है। यह मानव जीवन के लिए भी बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। दूसरे नंबर पर आता है लैंड सब्सिडेंस एंड क्रैक्स। भूकंप की वजह से भूमि में दरारें पड़ जाती हैं। कई बार ज़मीन धंस भी जाती है, जिससे इमारतें और अन्य संरचनाएं गिर सकती हैं। उसके बाद भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स जैसी घटनाएं भी पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप के कारण होती हैं, जिससे घर, सड़कें और अन्य संरचनाएं नष्ट हो सकती हैं। तीसरा है सुनामी। समुद्र में आए भूकंपों के कारण समुद्र तल की प्लेटें अचानक उठने या धंसने से बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। चौथा, फायर्स। भूकंप के बाद गैस की पाइपलाइनों, तेल टैंकों और बिजली की लाइनों में दरार या टूट-फूट होने के कारण आग लग सकती है। यह शहरी क्षेत्रों में और अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। अब दूसरा आता है इसमें सोशल इफ़ेक्ट्स। कुछ सोशल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि पहला नंबर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। भूकंप से सबसे बड़ी हानि मानव जीवन की होती है। भवनों और संरचनाओं के ढहने से हजारों लोग घायल या मारे जा सकते हैं। इसके अलावा सुनामी या अन्य प्रभावों से भी भारी जनहानि हो सकती है।
दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। भूकंप के बाद लोग अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं। उन्हें अस्थायी शिविरों में रहना पड़ता है, जहां भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो सकती है। विस्थापन का असर बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा और लोगों की आजीविका पर पड़ता है। तीसरा नंबर आता है हेल्थ इश्यूज़। भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों को बचाने में समय लग सकता है, जिससे गंभीर रूप से घायल लोगों की मृत्यु हो सकती है। खराब स्वास्थ्य सेवाओं, दूषित पानी और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण बीमारियां फैल सकती हैं। तीसरा आता है इकोनॉमिक इफ़ेक्ट। हाँ, इसमें पहला नंबर आता है फाइनेंशियल लॉस। भूकंप से होने वाले नुकसान की मरम्मत के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। इमारतों की मरम्मत, सड़कों और पुलों की पुनर्निर्माण आदि के कारण आर्थिक स्थिति पर भारी असर पड़ता है। इसके अलावा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में व्यापार और उद्योग ठप हो जाते हैं, जिससे रोजगार और आय पर प्रतिकूल असर पड़ता है। दूसरा आता है डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, बिजली, पानी और गैस की आपूर्ति के तंत्र को भारी नुकसान होता है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित होता है। इसे पुनः स्थापित करने में समय और पैसा दोनों लगते हैं। भूकंप के बाद उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए सरकार को भारी खर्च उठाना पड़ता है, जो देश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। चौथा, पर्यावरणीय प्रभाव, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। इसमें पहला नंबर आता है लैंडस्लाइड्स एंड इरोजन। पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे पर्यावरणीय क्षति होती है। वृक्षों की कटाई और मिट्टी का कटाव भी बढ़ता है। इससे जल स्रोत प्रभावित होते हैं और नदियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन वाटर सोर्सेज। भूकंप के कारण जल स्रोत दूषित हो सकते हैं, झीलों और नदियों के रास्ते बदल सकते हैं या उनमें दरारें आ सकती हैं, जिससे जलापूर्ति बाधित होती है। भूकंप के बाद जल स्रोतों में गाद और मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे नदियों में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल या सोशल इफ़ेक्ट्स। मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। भूकंप के बाद लोग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। अपने घर, परिवार और आजीविका के नुकसान से लोग मानसिक रूप से बहुत प्रभावित होते हैं। कई बार लोगों को पुनर्वास की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। दूसरा नंबर आता है डिसरप्शन ऑफ सोशल फैब्रिक। भूकंप के बाद कई परिवार और समुदाय टूट जाते हैं। पुनर्वासन की स्थिति में लोग अपने मूल निवास स्थान से दूर हो जाते हैं, जिससे सामाजिक संबंधों पर असर पड़ता है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में आवश्यक सेवाओं की कमी के कारण समाज में असुरक्षा की संभावना उत्पन्न होती है। 6 नंबर पर आता है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स जानते हैं पहले। पहला ये है कि भूकंप के तुरंत बाद राहत कार्यों की आवश्यकता होती है, मतलब कि जो तुरंत हो जाए, थोड़ा बहुत काम चलाने जैसे। प्रभावित लोगों को बचाव, चिकित्सा सेवाएं, भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अव्यवस्थित स्थिति, सड़कें और संचार तंत्र नष्ट हो जाने के कारण राहत कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। भूकंप के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्य लंबे समय तक चल सकते हैं। इसमें प्रभावित क्षेत्रों में नई संरचनाएं बनाने, सड़कों और अन्य सुविधाओं को बहाल करने के लिए वर्षों का समय लग सकता है। आर्थिक रूप से देश को कई वर्षों तक भूकंप के प्रभाव से जूझना पड़ता है।
उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की संरचना को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। क्रस्ट परपट्टी या ऊपरी सतह, मेंटल मध्य परत बीच की, और कोर केंद्रक। प्रत्येक परत की अपनी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं होती हैं जो पृथ्वी के विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करती है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। पहला नंबर आता है क्रस्ट, पृथ्वी की ऊपरी सतह। इसमें नंबर ए पर आता है, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जिस पर हम रहते हैं। क्रस्ट की मोटाई जगह के अनुसार बदलती रहती है। यह औसतन 5 से 70 किलोमीटर मोटी होती है। समुद्रों के नीचे की क्रस्ट को महासागरीय क्रस्ट कहते हैं, मतलब कि ओशियनिक क्रस्ट, और यह लगभग 5 to 10 किलोमीटर मोटी होती है। जबकि महाद्वीपीय क्षेत्रों की क्रस्ट को महाद्वीपीय क्रस्ट मतलब कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, जो 30 to 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। फिर क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिका मतलब SI और एल्यूमिना AI से बना होता है, Al सॉरी, इसलिए इसे सिलिका और एल्यूमिना भी कहा जाता है। महासागरीय क्रस्ट में मुख्य रूप से बेसाल्ट नामक चट्टान पाई जाती है जो घनी और भारी होती है। वही महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से ग्रेनाइट नामक चट्टान से बनी होती है जो हल्की होती है। यह वह परत है जहाँ पृथ्वी के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भू आकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट और पर्वतों का निर्माण इसी परत में होता है। दूसरा मेंटल मध्य परत, इसमें आता है कि मेंटल क्रस्ट के ठीक नीचे स्थित है, क्रस्ट के ठीक नीचे स्थित है मेंटल, और यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% हिस्सा बनाता है। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। मेंटल को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी मेंटल मतलब अपर मेंटल और दूसरा निचला मेंटल मतलब लोअर मेंटल। मेंटल मुख्य रूप से सिलिका, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसे सिलिका और मैग्नीशियम SiMa भी कहा जाता है। सीमा, इस परत में चट्टानें तरल और ठोस दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ऊपरी मेंटल में तापमान और दबाव के कारण चट्टानें आंशिक रूप से पिघली होती हैं, जिन्हें एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। यही वह परत है जहाँ प्लेटें तैरती हैं और प्लेट विवर्तनिक होती हैं। एस्थेनोस्फीयर में चट्टानों का प्रभाव धीमी गति से होता है, जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। यह परत मैग्मा का स्रोत भी है जो ज्वालामुखी के रूप में सतह पर आता है। तीसरा है कोर, पृथ्वी का केंद्र। कोर पृथ्वी की सबसे गहरी और गर्म परत है। यह मेंटल के नीचे से शुरू होती है और पृथ्वी के केंद्र तक फैली हुई है। कोर को 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी कोर आउटर कोर और आंतरिक कोर इनर कोर। दूसरा आउटर कोर, यह लगभग 2200 किलोमीटर मोटी होती है और तरल अवस्था में होती है। बाहरी कोर मुख्य रूप से लौह, आयरन और निकल से बनी होती है। इस परत के तरल धातु प्रभाव के कारण पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि यह सौर हवाओं और विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है।
तीसरा आता है इनर कोर। आंतरिक कोर पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा है और इसका व्यास लगभग 1200 किलोमीटर है। यह ठोस अवस्था में होता है और मुख्य रूप से लौह और निकल का बना होता है। यहाँ का तापमान लगभग 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण लौह और निकल ठोस अवस्था में रहते हैं। आंतरिक कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी की परतों का सारांश, जैसे कि क्रस्ट की मोटाई 5 to 7 किमी है और इसके प्रमुख तत्व हैं सिलिका, एल्यूमिना और स्थिति इसकी ठोस होती है। फिर आता है मेंटल। 2900 किमी इसकी मोटाई है और इसके प्रमुख तत्व हैं सिलिका, मैग्नीशियम, ठीक है, और स्थिति इसकी ठोस होती है और आंशिक तरल होता है। फिर बाहरी कोर, आउटर कोर, 2200 किमी इसकी मोटाई होती है और प्रमुख तत्व लौह और निकल और स्थिति इसकी तरल होती है। फिर इनर कोर 1200 किमी और प्रमुख तत्व लौह और निकल होते हैं, स्थिति इसकी ठोस होती है। फिर चौथा नंबर आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। पृथ्वी की क्रस्ट कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है जो मेंटल की एस्थेनोस्फीयर पर तैरती है। ये प्लेटें लगातार धीमी गति से चलती हैं। प्लेटों के टकराने, खिसकने या अलग होने से भूगर्भीय घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण आदि होते हैं। प्लेट विवर्तनिक पृथ्वी की आंतरिक गतियों और उसकी सतह के परिवर्तन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर 5वें नंबर पर आता है कि पृथ्वी की संरचना का अध्ययन कैसे होता है, आखिर कैसे करते हैं। वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों, सेस्मिक वेव्स का उपयोग करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। जब भूकंप आता है तो ये तरंगें पृथ्वी के विभिन्न परतों से गुजरती हैं और उनकी गति और दिशा में बदलाव से यह पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। फिर पी वेव ठोस और तरल दोनों माध्यमों से गुजरती है, जबकि एस वेव जो होती है वो केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। इस अंतर से वैज्ञानिकों को कोर की तरल और ठोस अवस्था का पता चलता है। पृथ्वी की संरचना बेहद जटिल और दिलचस्प है। इसमें 3 प्रमुख परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, आपस में विभिन्न हैं और उनकी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ही पृथ्वी पर प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन परतों के बीच आपसी अंतःक्रिया से ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वतों का निर्माण होता है, जो हमारी पृथ्वी को जीवंत और गतिशील बनाए रखते हैं। ज्वालामुखी, वोल्केनो, पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे मौजूद मैग्मा, पिघली हुई चट्टान, गैस और राख के विस्फोट का परिणाम होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा और गैसें सतह पर निकलती हैं तो इन्हें ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद विभिन्न प्रकार के भू आकृतिक रूप वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जो भूगर्भीय प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आकार लेते हैं। इसमें पहला नंबर आता है कि आखिर वोल्केनो है क्या। ज्वालामुखी पृथ्वी की ऊपरी परत, जो ऊपर की परत होती है, उसमें ऐसी दरार या छेद होते हैं जिनके माध्यम से मैग्मा, राख, गैस और लावा सतह पर आ सकते हैं। यह ज़्यादातर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर पाया जाता है, जहां प्लेटें आपस में टकराती हैं या अलग होती हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ अ वोल्केनो। इसमें पहला आता है मैग्मा चैम्बर। यह ज्वालामुखी के नीचे स्थित एक बड़ा कक्ष होता है जिसमें मैग्मा इकट्ठा होता है। दूसरा आता है वेंट। यह एक नली जैसा मार्ग होता है जिसके जरिए मैग्मा, गैस और राख सतह तक पहुंचते हैं।
तीसरा आता है क्रेटर। यह ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित एक गड्ढा होता है जहां से लावा और गैसें बाहर निकलती हैं। उसके बाद चौथा आता है लावा। जब मैग्मा सतह पर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। और पांचवा होता है कोन। ज्वालामुखी के चारों ओर जमी हुई लावा और राख की परतें एक शंकु जैसे आकार की पर्वत जैसी संरचना बनाती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक्स। नंबर 1, स्ट्रेटोवॉल्केनो और कॉम्पोजिट वॉल्केनो। यह शंकु के आकार का ज्वालामुखी होता है और इसकी परतें लावा और राख से मिलकर बनती हैं। यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं। माउंट फूजी इसके एग्जाम्पल हैं। माउंट फूजी, माउंट वेसुवियस। दूसरा नंबर आता है शील्ड वॉल्केनो। यह बहुत चौड़ा और समतल ज्वालामुखी होता है जिसकी ढलान कम होती है। इसमें लावा अधिक बहता है और यह धीरे धीरे फैलता है। इसके उदाहरण हैं मौना लोआ जो कि हवाई द्वीप पर है। फिर तीसरे नंबर पर आता है कॉन्डर वॉल्केनो। कॉन्डर वॉल्केनो जो होता है वह यह छोटे आकार का ज्वालामुखी होता है जिसकी ऊंचाई कम होती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से राख और छोटे लावा कणों से होता है। यह सबसे साधारण और सामान्य प्रकार का ज्वालामुखी होता है। चौथा आता है कैल्डेरा। यह तब बनता है जब ज्वालामुखी का विस्फोट इतना अधिक होता है कि मैग्मा चैम्बर खाली हो जाता है और शीर्ष भाग धंस जाता है। इसका आकार गोलाकार और गड्ढे नमा होता है। उदाहरण क्रेटर लेक जो कि यूएस में है। फिर टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। इसमें पहला नंबर आता है हवाई विस्फोट, हवाई इरप्शन। यह अपेक्षाकृत शांति प्रकार का विस्फोट होता है जिसमें लावा धीरे धीरे बहता है। इसमें विस्फोटक गतिविधि कम होती है। दूसरा आता है स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट, स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन। इसमें विस्फोट मध्यम होते हैं और लावा छोटे छोटे फव्वारे की तरह निकलता है। लावा की गति मध्यम होती है और यह छोटे विस्फोटों में सतह पर आता है। तीसरा नंबर आता है वुल्केनियन विस्फोट, वुल्केनियन इरप्शन। यह विस्फोट थोड़ा अधिक हिंसक होता है और इसमें राख, गैस और लावा तेजी से बाहर निकलते हैं। राख का बादल बड़े क्षेत्र को ढक लेता है और इससे फसलों और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। प्लीनियन विस्फोट नंबर डी। यह सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसमें बड़ी मात्रा में राख, धूल और गैस कई किलोमीटर तक हवा में उड़ती है। यह विस्फोट स्ट्रैटोवॉल्केनो में आमतौर पर देखा जाता है। अब है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद जो भू आकृतिक संरचनाएं बनती हैं उन्हें ज्वालामुखी भूमि रूप कहते हैं। इसमें पहला आता है लावा प्लेट्यू। जब लावा धीरे धीरे फैलता है और बड़े क्षेत्रों को ढक लेता है तब लावा पठार बनता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा के फैलने से होता है। उदाहरण डेक्कन टेप्स। उसके बाद दूसरा नंबर आता है वॉल्केनिक डोम। यह तब बनता है जब गाढ़ा लावा धीरे धीरे बाहर आता है और एक गुंबद जैसा ढांचा बनाता है। यह आकार में छोटे होते हैं लेकिन इनमें विस्फोटक गतिविधि हो सकती है। तीसरा नंबर एशकोन। यह तब बनता है जब विस्फोट के दौरान राख और छोटे कण सतह पर जमा हो जाते हैं। यह छोटा और ढलवा आकार का होता है। नंबर डी वॉल्केनिक आइलैंड। जब
समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटता है और लावा पानी के ऊपर आकर जमता है, तब एक नया द्वीप बनता है। उदाहरण हवाई द्वीप समूह। फिर 5th नंबर पर आता है कॉल्डेरा झील। कॉल्डेरा झील जब ज्वालामुखी का शीर्ष हिस्सा धंस जाता है और उसमें पानी भर जाता है तो वह झील का रूप ले लेती है। उदाहरण ताओपो झील जो कि न्यूजीलैंड में है। उसके बाद है नंबर 6 फ्यूमेरोल्स। यह एक तरह का छिद्र होता है जिससे गैसें और भाप सतह पर निकलती हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान होता है। चलिए हम जानते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वॉल्केनिक्स एक्टिविटीज़ के। पॉजिटिव इफ़ेक्ट जानते हैं। पहला है मिट्टी उपजाऊ होती है। ज्वालामुखीय राख से मिट्टी उपजाऊ होती है जो कृषि के लिए अनुकूल होती है। खनिज संसाधन। दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट से खनिज जैसे तांबा, सोना और चांदी जैसी धातुएं मिलती हैं। नंबर 3 नए द्वीप। ज्वालामुखी के कारण नए द्वीपों का निर्माण होता है जो मानव आवास के लिए नए क्षेत्र प्रदान करते हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। मानव जीवन का नुकसान हो जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से हजारों लोगों की जान जा सकती है। दूसरा संपत्ति का नुकसान। विस्फोट के कारण घर, फसलें और बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है। तीसरा नंबर है वायुमंडल प्रदूषण। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें और राख वातावरण को प्रदूषित करती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। उसके बाद चौथा नंबर जलवायु पर प्रभाव। बड़े विस्फोटों से वैश्विक जलवायु पर भी असर पड़ सकता है जिससे तापमान में कमी आ सकती है। ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक गतियों और भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। ये जहां एक ओर भयंकर प्राकृतिक आपदा के रूप में आते हैं, वहीं दूसरी ओर ये उपजाऊ मिट्टी और खनिज संसाधन भी प्रदान करते हैं। ज्वालामुखीय भू आकृतिक रूप जैसे कि लावा, पठार, ज्वालामुखी द्वीप और कैलेंडर झीलें पृथ्वी की सतह के पास होती हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई या अच्छी लगी या थोड़ी भी पसंद आई, जैसी भी लगी, अगर आप चाहते हो कि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें तो फिर आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और अच्छी वीडियो बनाती रहूं। ओके, बाय बाय दोस्तों। अगली वीडियो के लिए कल मिलते हैं। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि वॉल्केनिक कैसे होता है, वॉल्केनो कैसे आता है। जब ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक गतियों के कारण होने वाली एक भूगर्भीय घटना है। यह तब होता है जब पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ, जिसे मैग्मा कहा जाता है, सतह पर निकलता है। ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण पृथ्वी की आंतरिक परतों में होने वाले दबाव और ऊष्मा का संतुलन बिगड़ना होता है। इस प्रक्रिया में लावा, गैस, राख और धुआं सतह पर आते हैं और विस्फोट के रूप में फैलते हैं। ज्वालामुखी का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के अंदर अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण मैग्मा पिघल जाता है और ऊपर उठने लगता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे अंदरूनी परत कोर है, उसके ऊपर मेंटल है और सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। मेंटल के अंदर मैग्मा होता है जो सिलिका, मैग्नीशियम, लौह आदि तत्वों से बना होता है। यह तरल और पिघली हुई अवस्था में रहता है। जब मेंटल के भीतर अत्यधिक गर्मी और दबाव होता है तो यह मैग्मा ऊपर की ओर उठता है। फिर है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। पृथ्वी की सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों से बनी होती है जो लगातार धीमी गति से एक दूसरे से टकराती है, अलग होती है या सरकती है।
जहाँ ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या अलग होती हैं, वहाँ ज्वालामुखी बनने की संभावना अधिक होती है। प्लेटों के बीच की दरारों और कमज़ोर स्थानों से मैग्मा ऊपर आता है और सतह पर विस्फोट करता है। फिर मैग्मा राइजिंग टू द वेंट। जब मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है तो यह पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और ज्वालामुखी वेंट से बाहर आता है। ज्वालामुखी का वेंट वह स्थान होता है जहां से लावा, गैस और राख बाहर निकलते हैं। जब मैग्मा सतह पर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब पृथ्वी के अंदर का दबाव और तापमान इतना बढ़ जाता है कि वह सतह पर आकर बाहर निकलता है। फिर है टेक्टोनिक प्लेट कॉलिजन। जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है, जिससे मैग्मा उत्पन्न होता है और ऊपर उठने लगता है। उदाहरण के लिए जापान और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में प्लेटों के टकराव के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं तो उनके बीच दरार बनती है और उसमें से मैग्मा ऊपर उठकर सतह पर आता है। उदाहरण के लिए मध्य अटलांटिक रिज। जहां प्लेटें अलग होती हैं वहां ज्वालामुखी विस्फोट होता है। फिर हॉट स्पॉट। कुछ स्थानों पर टेक्टोनिक प्लेटों के बीच कोई दरार नहीं होती, लेकिन पृथ्वी के मैंटल के अंदर अत्यधिक गर्मी होती है, जिससे मैग्मा सीधे ऊपर उठकर सतह पर आता है। यह प्रक्रिया हॉट स्पॉट्स के रूप में जानी जाती है। उदाहरण के लिए हवाई द्वीप समूह एक हॉटस्पॉट के कारण बना है। फिर है इंक्रीज इन गैस प्रेशर। जब ज्वालामुखी के नीचे के मैग्मा चैम्बर में गैसों का दबाव बढ़ जाता है तो वह सतह तक आने के लिए रास्ता बनाता है। यह दबाव ज्वालामुखी के विस्फोट को ट्रिगर करता है। रिंग ऑफ फायर। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जापान, इंडोनेशिया, चिली और अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रमुख ज्वालामुखी हैं। फिर है मिड अटलांटिक रिज। यह क्षेत्र अटलांटिक महासागर के मध्य में है, जहां यूरोपीय और अमेरिकी प्लेटें अलग हो रही हैं। इस दरार से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और नए समुद्री द्वीपों का निर्माण होता है। फिर है एक्टिव वोल्केनोज। ये ज्वालामुखी वर्तमान में सक्रिय होते हैं और इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। उदाहरण के लिए माउंट एटना, जो कि इटली में है, और किलाउआ, हवाई। सुप्त ज्वालामुखी डोर्मेंट वोल्केनोज। ये ज्वालामुखी फिलहाल निष्क्रिय होते हैं, लेकिन इनमें भविष्य में विस्फोट हो सकता है। उदाहरण के लिए माउंट फूजी, जो कि जापान में है। फिर है मृत ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी पूरी तरह से निष्क्रिय हो सकते हैं और इनके भविष्य में कोई विस्फोट की संभावना नहीं होती। एडिनबर्ग के पास ऑर्थरसीट। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की आंतरिक गतियों और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण होते हैं। ये न केवल विनाशकारी होते हैं बल्कि नए भू आकृतिक रूपों और खनिजों का निर्माण भी करते हैं। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर